वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो गाइज लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी पावर के अकॉर्डिंगली हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए किस तरीके से एक्सपेंड किया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक एंड उसके तरीके सीखे थे। आज जो पार्ट 2 हमने बनाया इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसी बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालना है या किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। सिंपल ना, देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी दे सकता है आपको, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ये हम इसी कॉन्सेप्ट में आज पढ़ेंगे। कि अगर आपसे कोई इंडिविजुअल टर्म निकलवा रहा है या इंडिविजुअल टर्म का कोएफिशिएंट निकाल रहा है, ठीक है, तो आपको किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट या इंडिविजुअल टर्म का किसी का भी वो निकलवाना है या कांस्टेंट टर्म निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप उसे कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको वो टॉपिक याद होना चाहिए जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज अवर जनरल टर्म। व्हाट इज जनरल टर्म? किसकी? a प्लस बी की पावर n। ठीक है, तो अगर कोई आपको एक पावर दे रखी है a प्लस बी रेज टू पावर n, तो आप उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर जनरल टर्म। ये तो हमें पता है, हम लोग वैसे नॉर्मली हम करते हैं r0 से लेकर n तक एंड n सी आर a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। ये हमारी एक टर्म है जो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक के सम को शो करती है। बट हमारी नॉर्मल जनरल टर्म कहती है n सी आर a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आगे के कॉन्सेप्ट को आप और इजीली कर सकते हो। तो आप डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से हम कोई एक इंडिविजुअल टर्म, मिडल टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करते हैं। सिंपल देखो ध्यान से, सबसे पहले मान लेता हूँ एक क्वेश्चन x प्लस 2 रेज टू पावर 11 है। आपसे कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो पूरा एक्सपेंड करने के लिए आपको कौन कह रहा है? नहीं यार, इतना 11 तक कौन खोलेगा? बावले मैम, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे पता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 12 टर्म्स, बिकॉज जो n की वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स आती है। तो 11 यानी पावर 11 है, तो आंसर कितना आएगा? टर्म्स कितनी बनेगी टोटल? 12। यानी कि मैं इसको खोलते खोलते थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगा अपना। तो इससे अच्छा तरीका है मुझे डायरेक्ट देखना है, निकालना क्या है? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको उठा लो, इसको ही बातें हम एक्चुअली पहले इसको कंपेयर करते हैं हम। कैसे? ये रहा, इसको देखो, इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ये जनरल टर्म क्या कहती है? 11CR। हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो 11CR a की पावर यानी x की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। ये हमारा क्या है? जनरल टर्म हमने लिख दी। इसके अकॉर्डिंगली r की वैल्यू हमें नहीं पता अभी क्या है। तो अब क्या करते हैं हम? इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर विद x की पावर 4। अब जरा कंपेयर करके देखते हैं। हमारी x की पावर, जो हमारा x है ये रहा, और यहाँ पर x है, इसकी पावर हमें चाहिए 4, बट यहाँ दिख क्या रहा है? 11 माइनस r। तो एक्चुअली 11 माइनस r किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। अगर हमारी r की वैल्यू 7 है तो दैट्स मीन कि हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर 4। बट हमें रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट की, तो पहले मैं r की वैल्यू क्या पुट करता हूँ? 7। तो 11C7 x की पावर 11 माइनस 7 4 और 2 की पावर 7। हमें निकालना है कोएफिशिएंट, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो कोएफिशिएंट निकाल देना, हमारा फोकस किसकी तरफ होगा? इसको छोड़ देंगे। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। तो x की पावर 4 के साथ क्या लिखा है? 11C7 2 की पावर 7। तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 11C7 2 रेज टू पावर 7। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करके जो आंसर मिलेगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा। एक्सपेंड करते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 7 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल ओवर 4 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 की पावर 7 128। अब हम बात करते हैं, अगर कभी आपसे कहता है फाइंड द डैश टर्म, यानी कोई सी भी टर्म निकालता है, एक एक्सपेंशन दे दिया फॉर एग्जांपल 2x माइनस वाई रेज टू पावर 13। आपसे कह रहा है फाइंड द सेवंथ टर्म निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द सेवंथ टर्म। कभी भी जब हमें टर्म निकालनी होती है, कोई एक इंडिविजुअल टर्म निकालते हैं, तो इंडिविजुअल टर्म निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक समझ जाओ कि हम लोग r की वैल्यू, यहाँ पर देखो ध्यान से, r की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। जब 0 से स्टार्ट होगी तो आप ध्यान समझो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोन चलेगा।
7 टर्म कौन सी आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म क्या है, 7 टर्म में आर की वैल्यू आप क्या लोगे 6। यानी याद रखना एक सिंपल सा फंडा है, ये इतना एक्सपेंड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो 7 टर्म में आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं 6, यानी क्योंकि हमारी आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जब भी हम nth टर्म की बात करें, कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो हमेशा आर की वैल्यू उससे एक कम करेंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6, तो एक्चुअली आप निकालोगे 13c6, 13 n की वैल्यू है, r की वैल्यू है 6 एंड नाउ 2x की पावर n माइनस आर, यानी कितना 13 माइनस 6 7, नेक्स्ट माइनस y रेज टू पावर r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी टर्म, 7th टर्म। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक चीज और पूछता है आपसे कि व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द एपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज को कंफ्यूज ना होना, बहुत ध्यान समझना और ध्यान से वीडियो को देखते रहना। देखिए गाइस, तो हम बात कर रहे थे मिडिल टर्म की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि मिडिल का मतलब क्या है, बीच में। मिडिल टर्म का मतलब क्या है, जो बीच में आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूं जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म देखिए सिंपल, सबसे पहले आप ध्यान दोगे एन के ऊपर। तो व्हाट इज एन हियर, इट इज ऑड नंबर, 13 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो जब भी एन की वैल्यू ऑड होगी तो यहां हम दो केस बना देते हैं, ठीक है। एक केस हमारे ऑड के लिए है और एक केस हमारा इवन टर्म्स के लिए। इवन अगर एन की वैल्यू ऑड है और n की वैल्यू इवन है, तो एक लॉजिकली जब हम r की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता चल गया कितनी टर्म्स इसमें टोटल है। अगर n ऑड है तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी इसमें, इवन टर्म्स होंगी जितनी भी हो, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इवन, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 13 है तो कितनी टर्म्स होंगी इधर 14 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है 14। और हमें पता है जब हम इवन टर्म्स की बात करते हैं तो मिडिल टर्म 2 होती हैं, ठीक है। और ऑड टर्म्स की बात करेंगे तो मिडिल टर्म एक ही होती है। कैसे निकालते हैं इधर ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर आपको दो टर्म निकालनी है। एक बार r की वैल्यू क्या लिखोगे आप, n माइनस 1/2। एक बार आप r की वैल्यू क्या लिखोगे, n माइनस 1/2 और एक बार n प्लस 1/2। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, एक बार n की वैल्यू 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12, 12/2 6। तो r की वैल्यू एक बार आप क्या लिखोगे 6 और एक बार 13 प्लस 1 14, 14/2 7। तो आप r की वैल्यू एक बार 6 रख दो, एक बार r की वैल्यू 7 रख दो, आपको मिडिल टर्म्स मिल जाएंगी। नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। मैंने क्या करा, एक बार काउंटिंग पूरी लिखी थी। 0 से स्टार्ट करने में कहाँ तक ले जाना है 13 तक। अब फोकस करते हैं, जैसे हमने बचपन में करा था, 9th 6th 7th क्लास में करा था मीडियन निकालने के लिए। तो लास्ट से लास्ट काटते हैं, पीछे वाले से पीछा। नेक्स्ट कितनी टर्म्स बची बीच में, देर आर ओनली 2 टर्म्स, तो 6 और 7। तो मिडिल टर्म क्या हो गई 6 और 7, यानी जब r की वैल्यू 6 और 7 है तो वो हमारी मिडिल टर्म है। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है तो फोकस करो, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन लेता हूँ, 2x माइनस वाई की पावर मैं यहाँ पर करता हूँ 10। तो r की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 तक जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि एक ज्यादा टर्म्स कितनी होती है, एक ज्यादा। इसके अंदर एक ही मिडिल टर्म होगी, दैट इज r की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 5, दैट्स इट। तो गाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बार बार एक ही बात बोलता हूं मैं, रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझना, दैट्स इट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।